हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने कनाडा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे जो उसका बचा हुआ लेफ्ट पार्ट था, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा 1867। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कनाडा गॉट देयर कॉलोनियल इंडिपेंडेंस। मतलब कि इस एक्ट के अनुसार कनाडा अपना कॉलोनियल इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लिया था और कनाडा बिकम्स अ फेडरल स्टेट विथ 3 प्रोविंस, ओंटारियो, न्यू ब्रांसविक, क्वेबेक एंड नोवा स्कॉटिया। मतलब कनाडा अब फेडरल स्टेट बन चुका था और उसके 3 प्रोविंस थे, ओंटारियो, न्यू ब्रांसविक, क्वेबेक और नोवा स्कॉटिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन ऑन कनाडा। अब हम देखते हैं कि कनाडा के इंडिपेंडेंस के बाद जो ब्रिटिश कंट्रोल था किस किस क्षेत्र में था। तो ब्रिटिश कंट्रोल था अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा का अमेंडमेंट ब्रिटिश के हाथ में था, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के हाथ में। और मेकिंग रूल ऑफ लॉ ऑफ कनाडा, कनाडा का जो लॉ बनाना रहता था, जैसे किसी क्षेत्र में लॉ बनाने का काम हुआ तो वो भी ब्रिटिश के पास ही था। और जो प्रीवी काउंसिल ऑफ ब्रिटेन है सुप्रीम राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ कनाडा। और जो ब्रिटेन का प्रीवी काउंसिल था उसके पास सुप्रीम राइट था कनाडा के किसी भी जस्टिस देने में उसका सुप्रीम राइट था और वो गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था कनाडा के लिए। अब हम आते हैं स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931 से 1865 पर। मतलब ब्रिटेन को पहले क्या अभी भी स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर से जाना जाता है। और अब हम ये देखते हैं कि 1867 से 1931 तक ब्रिटेन ने कनाडा में क्या क्या प्रोग्रेस किया या कनाडा अपने प्रोग्रेस पथ पे कैसे बढ़ा आगे, ये देखते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज 1867 टू 1931 कनाडा प्रोग्रेस्ड ऑन इट्स पथ ऑफ डेवलपमेंट। 1867 से 1931 तक कनाडा अपने डेवलपमेंट के पथ पे प्रोग्रेस करने लगा। और सेकेंड पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा एस्टेब्लिश्ड इन 1875। सुप्रीम कोर्ट कनाडा का 1875 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। और ये थर्ड है कि जो ब्रिटेन है ये घोषणा हुई 1883 में कि जो ब्रिटेन है वो अब कनाडा के ऑफिसर्स के एडवाइस पे कनाडा में अपना गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा। इन 1926 बाल्फोर रिपोर्ट एक्सेप्टेड इन इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस। मतलब जो इन 1926 में इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस में बाल्फोर रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया। All the state who got from independence from British Empire will be sovereign in itself। बाल्फोर रिपोर्ट का मानना ये था कि जितने भी देश ब्रिटिश एम्पायर से स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं वो अब सोवरेन रहेंगे। Though all the state adhere toward British Crown and due to members of British Commonwealth, all the state are equally independent one and another। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी देश ब्रिटिश क्राउन से इंडिपेंडेंट प्राप्त किए हैं वो सभी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के स्टेट के यहाँ इक्वली इंडिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे के लिए। इस अब नाउ कम्स टू द पॉइंट स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर। ये 1931 का है। गिव इट अ फेस एंड नाउ कनाडा इज़ बिकम अ सॉवरन स्टेट। ये कनाडा को एक सॉवरेन स्टेट का दर्जा देता है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कनाडा पे। मेन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कनाडा के जो संविधान है उसका मेन सोर्स क्या क्या है उस पे हम आते हैं। तो जो फर्स्ट है एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। मेन सोर्सेस ऑफ कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट। जो कनाडा के संविधान का मुख्य स्रोत है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है। वो 1867 का एक्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड उस एक्ट में देखते हैं क्या लिखा है।
दिस इज़ द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ये कनाडा के संविधान का आधार है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी एक्ट को ही हम कनाडा का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट गिव्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ कनाडा। यही कनाडा के को एक फेडरल सिस्टम का स्ट्रक्चर, कनाडा के फेडरल सिस्टम का एक स्ट्रक्चर देता है जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर होता है। इट इज़ ऑल्सो अमेंडेड मेनी टाइम। ये बहुत बार अमेंड किया जा चुका है। अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931, According to the Statute of Westminster 1931, कनाडा बिकम ए डोमिनियन। और अब 1931 का जो स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर था वो बताता है कि कनाडा एक डोमिनियन बन चुका है। अब आते हैं, इन 1950 कनाडा रिजेक्ट द डोमिनियन स्टेटस एंड बिकम अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट। 1950 में ऐसा होता है कि कनाडा को जो डोमिनियन स्टेटस मिला रहता है वो उससे रिजेक्ट कर देता है और वो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। लॉ पास्ड बाय सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑफ कनाडा। अब एक लॉ पास होता है सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कनाडा के। थर्ड होता है कन्वेंशन होता है। ट्रेडिशन एंड रिचुअल आर आल्सो अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा इवन दैट वाज रिटन और इन रिटन। कनाडा के संविधान में कन्वेंशन को, ट्रेडिशन को और रिचुअल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता है कि मोस्टली वहाँ पे जो लॉ होते हैं वो कन्वेंशन बेस्ड रहते हैं, वो लिखे गए नहीं रहते हैं और वो कन्वेंशन बेस्ड रहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और अपने मतलब ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं कनाडा के संविधान का अनरिटन फैक्टर। तो फर्स्ट होता है नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नर जनरल। मतलब वहाँ का जो जैसे बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, इंडिया में जैसे प्रेसिडेंट है, इस तरीके से होता है और ये नॉमिनल हेड होता है, वैसे ही कनाडा में भी जो गवर्नर जनरल होता है वो नॉमिनल हेड ही होता है, पर वहाँ पे गवर्नर जनरल होता है जो अपॉइंट किया जाता है ब्रिटेन के पार्लियामेंट द्वारा, ब्रिटेन के महारानी द्वारा। और वो मतलब कनाडा का ही सिटीजन रहता है लेकिन उसे अपॉइंट करते हैं ब्रिटेन की महारानी। करंटली वो तो इस टाइम नहीं रही, अब जो वहाँ के राजा हैं वो अपॉइंट करते हैं। गवर्नर सेकेंड आता है गवर्नर जनरल कैन नॉट यूज़ देयर डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर जनरल अपने डिस्क्रिशनरी, जो उनका मन मुताबिक जो भी शक्तियाँ हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते। और थर्ड है एक्ट ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट का एक्ट, जितने भी कैबिनेट में जो भी काम रहता है वो एक कन्वेंशन बेस्ड है, अनरिटन फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर है कनाडा का जुडिशरी, कनाडा की न्यायपालिका।